सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि संस्कृत जिन भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से क्लासेस को पढ़ा था, मास्टर क्लास को पढ़ा था, उसी में से सारी चीजें आई है दोस्तों। और बहुत ही आसान प्रश्न आया आपके संस्कृत का, बहुत ही आसान सा प्रश्न पत्र है संस्कृत का। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। संस्कृत मैं बार बार आपसे कह रही थी कि पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, इस तरीके से संस्कृत किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। संस्कृत मैंने आपको इस बेस पे पढ़ाया था कि अब अगर अच्छे से आपने संस्कृत पढ़ लिया तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में वो संस्कृत आपको काम आएगी। और बहुत ही आसान भाषा में, जैसे मैंने खुद सीखा है उस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, आपको पता ही है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ये मात्रा, ये बोले जाने वाले, उच्चारित किए जाने में जो समय लगता है उसके आधार पर डिवाइड किए गए। जैसे जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें 1 मात्रा का समय लगता है उसको बोलने में, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उच्चारण स्थान मैंने बार बार आपको कहा है, क वर्ग का कंठ, क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरीके से मैंने आप लोगों को याद करवाया था। तो यहाँ पर देखिए जो ज वर्ड है ये च वर्ग में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 तालु सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये तो बार बार पावकः, नायकः, ये सब बार बार आपके सीरीज में भी करवाया है ऑलरेडी, आपके क्लासेस में तो पढ़ाया ही है। तो पावकः का क्या हो जाएगा, पौधन अकह, पौधन अकह, और ये है आयादि स्वर संधि, एचो आय आय आवह, इसका क्या होता है, सूत्र होता है इस संधि का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है अयादि स्वर संधि, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पौधन का पावका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभवः धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। दोस्तों यहाँ पर अभवः दिया हुआ दोस्तों, तो ये आप देखिए जो भू धातु है उसके अगर हम बात करें लंग लकार की, अगर हम लंग लकार की बात करें तो लंग लकार में होता है अभवत, अभवताम, अभवन, ये प्रथम पुरुष हो गया। और मध्यम पुरुष की बात करें तो अभवः, तो अभवः पहले आ जाता है मध्यम पुरुष में। तो यहाँ पर आप देखिए मध्यम पुरुष आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, और मध्यम पुरुष एक वचन में ही अभवः है, अभवः, अभवम, अभवत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है मध्यम पुरुष एक वचन, ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। तो प्रायः उत्तर पद यहाँ पर होना चाहिए था, उत्तर पद प्रधान समास होता है। दोस्तों इस बार का जो पेपर है उसमें बहुत मिसप्रिंटिंग देखी गई है। आपके किसी भी पेपर में किसी न किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गलत जरूर छप गया है। तो प्रायः उत्तर पद प्रधान किस समास में होता है, अव्ययी भाव समास में, तो आपको पता है अव्ययी शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा देता है अर्थ, और द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, उत्तर पद भी होता है, पूर्व पद भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है तत्पुरुष समास, ये बिल्कुल सही जगह। तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल में से कि राजपुरुष है, इसके अलावा विद्यालय है, ये सब ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए होंगे, और 5 में से 5 नंबर आपके बिल्कुल सही हुए होंगे, क्योंकि दोस्तों संस्कृत में मैंने आप लोग की बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए हैं अपने हाथों से लिख करके। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अस्ति, अस्तः, सन्ति, फिर उसके बाद ये हो गया था यहाँ पर प्रथम पुरुष मैंने बताया। अब आपको मध्यम पुरुष यहाँ पर पूछा है, तो मध्यम पुरुष में देखिए ये हो जाएगा असि, अस्थः और फिर अस्थ। देखिए कितना आसान 1 नंबर का था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्म संज्ञक वर्णों की संज्ञा को बताते हुए उन वर्णों का उल्लेख भी कीजिए। दोस्तों जैसे कि आपने हिंदी वर्णमाला में भी पढ़ा था कि ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है, तीनों श और ह। बस यहाँ पर भी वही सारी चीजें आपको बताना था, तीनों श यहाँ पर और ह यही होते हैं ऊष्म वर्ण। तो यहाँ पर ऊष्म वर्णों की संख्या और उन वर्णों का उल्लेख, तो यहाँ पर बस ऐसे ही आपको लिख देना था, तीनों श और ह। इनको बोलने पर क्या होता है, ऊष्मा निकलती है मुख से, वायु की रगड़ पैदा होकर के जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें हम
ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सो उदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख करिए। तो वृद्धि संधि का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान है, वो होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि इस तरीके से आपको लिखना था। ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख के आपको दिखा दे रही हूं, वृद्धि रेचि। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए वृद्धि संधि में इस तरीके से आप लिख सकते थे। इसका एग्जाम्पल, एक धन एक मिलकर के एक हो जाता है, इस तरीके से आप लिख सकते थे। इसके अलावा दोस्तों और एग्जाम्पल आप लिख सकते थे, सदा धन एव मिलकर के सदैव हो जाता है, सदा धन एव मिलकर के सदैव हो गया। यहाँ पर आप देखिए ए की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाती है, वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों नौ धन ऐश्वर्य मिलके नवैश्वर्य हो जाता है, महाधन ऐश्वर्य मिलके महेश्वर्य हो जाता है, परम धन औसत मिलके परमौषध हो जाता है। बस यही सब आपको एग्जाम्पल लिखने थे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना आसान पूछा है। 18 से 20 तक की संख्याओं का, मैंने 1 से 50 तक भी करवाया था, इसके अलावा 1 से 100 तक भी संख्या आप लोगों को संस्कृत में लिखनी बताई थी। तो 18 को हम क्या लिखेंगे, अष्टादश लिखेंगे या अष्टदश भी लिखेंगे, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं या अष्टादश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 18 हो गया। 19 को क्या बताया था मैंने, एकोन विंशति। एकोन विंशति यानी कि 20 में एक नहीं है, तो ये क्या हो गया, एकोन विंशति। एकोन विंशति ता पर छुट्टी की मात्रा है, और 20 को तो आप लिखोगे ही विंशति, बस हो गया, यही लिखना था आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर भी 1 नंबर का प्रश्न था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, पीताम्बर शब्द का विग्रह पुरस्पर समास नाम लिखिए। यहाँ पर पुरस्पर दोस्तों देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पीताम्बर शब्द का, तो पीताम्बर यानी कि पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण, कहीं कहीं भगवान विष्णु भी मिलते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से ये तीसरा अर्थ दे रहा है, जैसे कि नीलकंठ शब्द प्रयोग होता है भगवान शिव के लिए। ठीक है, गजानन प्रयोग होता है गणेश जी के लिए, दशानन प्रयोग होता है रावण के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो पीताम्बर है ये हो जाएगा इसमें बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर चूंकि पीताम्बर लिखा है यानी कि ये संस्कृत में पूछ रहा है, तो पीला है अंबर जिसका, ये तो हिंदी में हो गया। अब इसको मैं संस्कृत में लिख के आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको कैसे संस्कृत में लिखना था, क्योंकि यहाँ पर पीताम्बर दिया हुआ है। बस बहुत ही आसान है, देखिए किस तरीके से आपको लिखना था, यहाँ पर मैं आपको लिख करके बता दे रही हूँ। इस तरीके से लिखना था आपको, पीतम, पीताम्बर का यहाँ पर पीतम अंबरम यस्य सह, यस्य सह। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ। और अगर आपने ये नहीं भी लिखा होगा, यहाँ पर माँ के नीचे हलंत है, पीतम अंबरम यस्य सह, यहाँ पे र के ऊपर अनुस्वार है, तो पीतम अंबरम यस्य सह, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगर आपने बहुब्रीहि समास लिखा है, ठीक है, तो भी आपको नंबर मिलेगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पीतम अंबरम यस्य सा। अब क्वेश्चन नंबर 11, अविता परिता समया निक्से, ये शब्द जहां भी दिखेंगे, मैंने आप लोगों से कहा था, अविता मतलब चारों ओर, परिता मतलब जो आसपास का वातावरण है, तो अविता परिता समया निक्सा, ये शब्द जहां भी दिखेंगे इन शब्दों के योग में होती है द्वितीय विभक्ति। और यही पूछा, अविता परिता शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। अगर प्रशिक्षु अच्छे से सारे विषय पढ़ करके गए होते, तो और भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि संस्कृत का पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। तो अगर आपने पूरा पढ़ा होता दोस्तों, तो विभक्ति मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई। देखिए यहाँ पर 1 नंबर का ये प्रश्न था, और एक नंबर से ही पूरे 25 नंबर बने हुए हैं यहाँ पर। तो कितना महत्वपूर्ण है 1 नंबर। तो चाहे समास हो, चाहे आप लोगों का संधि टॉपिक रहा हो, चाहे विभक्ति रहा हो, चाहे धातु रहा हो, चाहे शब्द रूप रहा हो, सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो अविता परिता समया निक्सा, जहां पर भी ये शब्द दिखेंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ऐसे पूरा एक सेंटेंस लिखना था। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष लगे हैं, यही एग्जाम्पल इस तरीके से आपको लिख देना था एक। और विद्यालय के चारों ओर वृक्ष लगे हैं, अब इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति। यहाँ पर दोस्तों विसर्ग
और ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल आपको लिख देना था, बस हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है प्रत्याहार किसे कहते हैं, सो उदाहरण समझाइए। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा होगा तो प्रत्याहार आपको समझ में आ ही गया होगा। तो माहेश्वर सूत्रों की अगर हम बात करें तो आयुड़, ये पहला सूत्र हो गया आयुड़, उसके बाद रीलरिक, फिर एओंग, इस तरीके से एओच, इस तरीके से था। तो यहाँ पर प्रत्याहार पूछा था तो प्रत्याहार इन्हीं सूत्रों से बनता है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इक प्रत्याहार की बात करें तो इक प्रत्याहार ई यहाँ पर है पहले में और यहाँ पर का आपको दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, जो आयुड़ यहाँ पर र के नीचे यहाँ पर हलन दिख रहा है, का के नीचे हलन दिख रहा है, तो हम ऐसे वर्णों को नहीं लेंगे जिनके नीचे हलंत लगा है। तो ई इक प्रत्याहार पूछा है तो ई से शुरू करेंगे हम, ई उ रील री, यही 4 वर्ण है, यही ये हो गया इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये 4 वर्ण ई उ री और री। इसी तरीके से प्रत्याहार बनता है और प्रत्याहार सूत्रों से ही बनता है और इस तरीके से आपको एक बना करके दिखा देना था, बस आपको यही करना था। तो प्रत्याहार का मतलब संक्षिप्त कथन। तो यहाँ पर देखिए ई और क, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए, इनको छोटा करके हमने लिख दिया। तो व्याकरण में प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूहों को अभिक्षिप्त रूप से संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा माहेश्वर सूत्रों पर, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि माहेश्वर सूत्र से ही संस्कृत का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए माहेश्वर सूत्र आपके 2 नंबर यहाँ पर पूछ लिए गए, पहले ही चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे पठ धातु का लट लकार के सभी पुरुष, कितना आसान सा पूछा है, 2 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इतना आसान कभी पेपर में आया नहीं है। पठ धातु, पठत पठता पठंती, पठस पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया पठ धातु। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 अधोलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखने हैं, कटहल, कबूतर, नारियल और अंगूर। तो कटहल को कहते हैं पनसम, और आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था आप लोग के डीएलएड में, उसमें भी ये पूछा गया था कटहल का पनसम। कबूतर का हो जाएगा कपोत, हो जाएगा दोस्तों कबूतर का हो जाएगा कपोतः, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पूछा है नारियल का। तो नारियल का तो बहुत ही आसान है, नारियल का भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो इसको हम कहते हैं नारिकेलम। क्या कहते हैं, नारिकेलम कहते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना था, बस कितना आसान है। नारियल का तो बहुत ही आसान है, नारिकेलम। इसके बाद अंगूर का पूछा है, तो अंगूर को हम द्राक्षा भी कहते हैं और द्राक्षा फलम भी कहते हैं। ठीक है, द्राक्षा फलम भी कहते हैं और द्राक्षा भी कहते हैं केवल। तो बस ये हो गया संस्कृत, या अगर आपने केवल द्राक्षा लिखा होगा तो भी सही होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया सारे के सारे, यहाँ पर ये जो पूरे फल थे सबका, यहाँ पर फल भी थे और यहाँ पर देखिए पक्षी भी था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 को भी देखेंगे, संस्कृत शिक्षण में सस्वर पठन की क्या उपयोगिता है। तो संस्कृत शिक्षण में सस्वर पठन यानी कि साथ साथ, जैसे शिक्षक बोल रहे हैं बच्चे भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो बहुत महत्व होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में उच्चारण बहुत जरूरी होता है, सही हो, और उसके लिए बार बार अभ्यास करवाना होता है बच्चों को। और इसीलिए यहाँ पर दोस्तों जो संस्कृत भाषा में सस्वर पठन है, इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। यही आपको लिखना था इसमें, क्योंकि बच्चों का उच्चारण तभी सही होगा जब बार बार उनसे अभ्यास करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्मवाच्य का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है, यानी कि कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रधान होता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्रिया का लिंग, वचन, ये सब कर्म के अनुसार होता है, तो इसीलिए इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, या जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अगर सिंपली हम बोले राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, ये कर्मवाच्य नहीं हुआ, कतिर्वाच्य हो गया। अब इसको हम कर्मवाच्य में अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा संस्कृत में रामेण पुस्तकम पठ्यते, यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ ली। तो ये जो रामेण पुस्तकम पठ्यते है, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक लिख देना था, एक एग्जाम्पल। और फिर एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रही हूँ,
रमेश गांव जाता है, तो ये हो गया कतिर्वाच्य। अब इसका कर्मवाच्य जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा रमेशेण ग्रामः गम्यते। ठीक है, रमेशेण ग्रामः गम्यते, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य में। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें देखिए संस्कृत में अनुवाद करना था, तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, ये पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया था। तो बस यही इसका जो ये पहला वाला वाक्य है, इसका अनुवाद मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। अब प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है, बहुत ही आसान सा दोस्तों, इसका मैं लिख करके आपको दिखा दे रही हूँ। प्रयागराजे, या इस तरीके से प्रयागे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयागराज पूरा लिखा है, प्रयागे या प्रयागराजे, तो यहाँ पर मैं प्रयागे ही कर दे रही हूँ। चलिए, ये भी सही है और प्रयागराजे भी सही है। ठीक है, प्रयागे, चलिए यहाँ पर मैं प्रयागराज ही कर दे रही हूँ। प्रयागराजे गंगा यमुनयोः, गंगा यमुनयोः, यहाँ पर विसर्ग संगमः अस्ति, क्योंकि है ना, तो है का क्या होता है अस्ति। दोस्तों अस्थि हो गया, यहाँ पर अस्ति होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन, परोपकार विषय पर 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। इस तरीके से आपको लिख देना था परोपकारः भवन्ति, यानी कि दूसरों का उपकार करना ही क्या कहलाता है, परोपकारः भवन्ति, यही होता है परोपकार। ठीक है, परेषामुपकारः परोपकारः भवन्ति, ये एक हो गया पंक्ति। दूसरी पंक्ति हो जाएगी सत्पुरुषा सदैव परेषामुपकारः कुर्वन्ति, यानी कि जो सच्चे पुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो हमेशा से उपकार, यहाँ पर रा पर ऊ की मात्रा, और यहाँ पर सत्पुरुषाः सदैव परेषामुपकारं कुर्वन्ति, परेषाम, यहाँ पर परेषामुपकारं कुर्वन्ति। बस हो गया दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखना था 2 लाइन। तो पूरा पेपर यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। दोस्तों आपके 3rd सेमेस्टर में हमने बहुत मेहनत की थी, और 4th सेमेस्टर में भी तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। सारे विषय ऑलरेडी पहले ही पढ़ा करके रख चुके हैं, हर विषय का अपने हाथों से नोट्स बनाया है। तो अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सारे विषयों के आपके 8 के 8 विषयों के सोल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को मिला डालिए, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछिए। और 4th सेमेस्टर को टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर हम आपकी सफलता में थोड़ा सा भी हमारा योगदान है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी जो हमने मेहनत की थी वो कितनी सफल हुई, और आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। दोस्तों आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब आपके 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसा आपने मेहनत किया था। जय हिंद।